लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मेंटल प्रेशर टेस्ट में चेंजिंग जानबूझकर के पीछे हटता है, फिर भी वह फर्स्ट पोजीशन को हासिल कर लेता है। जिसके बाद टाइमिंग टैलेंट का जब टेस्ट होता है तब हम देखते हैं कि यान शाओलोंग सेकंड पोजीशन पर जब चेंजिंग सबसे बाद में बाहर निकलता है तब उसके टाइमिंग टैलेंट को देख करके सभी लोग हैरान हो गए थे, क्योंकि उसका टाइमिंग टैलेंट सन ऑफ मार्शल सेंट के बराबर था। अब इस पार्ट के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि चेंजिंग भी हैरान होकर के सोचता है, आखिर में मेरा टैलेंट इतना ज़्यादा हाई कैसे हो सकता है। कहीं ऐसा इसलिए तो नहीं है कि मैं सीक्रेट डिवाइन आर्ट स्क्रॉल के कई सारे मार्शल आर्ट टेक्निक्स को प्रैक्टिस करता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा टाइमिंग टैलेंट इतना ज़्यादा अच्छा हो सकता है। इधर चारों टेस्ट के खत्म हो जाने के बाद एल्डर सीकॉन्ग अनाउंस करते हैं कि इस ट्रायल में पास करने वाले टॉप 10 डिसाइपल्स को सीधा माउंट टाइजुआन के किसी पीक्स का इनर डिसाइपल बना दिया जाएगा, जबकि बाकी लोगों को आउटर डिसाइपल बन करके काम करना होगा। वहीं फर्स्ट पोजीशन पर चेंजिंग, दूसरे पर यांग मेंजू, तीसरे पर जंग कियांग और चौथे स्थान पर यान शाओलोंग है। वहीं एल्डर सीकॉन्ग जब 10 डिसाइपल्स के नाम बता देते हैं तब वह बताते हैं कि हमेशा की तरह ही अब माउंट टाइजुआन के मार्शल सेंट्स यहाँ पर आकर के टॉप 10 डिसाइपल्स में से सेलेक्ट कर सकते हैं। यह कहने के साथ में ही हम देखते हैं कि तायुन माउंटेन की लेडी मार्शल सेंट यहाँ पर पहुँचती है। हालांकि एक फीमेल मार्शल सेंट को देख करके यहाँ पर कुछ डिसाइपल्स हैरान हो जाते हैं, मगर वह मार्शल सेंट सीधा यांग मेंजू से कहती हैं, मैं तुम्हें अपना डिसाइपल बनाना चाहती हूँ, इसलिए क्या तुम मेरे पीक को ज्वाइन करना चाहोगी। यह सुन करके हम देखते हैं कि यांग मेंजू खुशी से तुरंत उनके पीक को ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाती है। तब वह फीमेल मार्शल सेंट कहती हैं, ठीक है फिर तुम मेरे साथ चलो। इस पर हमें दिखाते हैं कि यांग मेंजू उनके साथ चली जाती है। जिसके बाद यहाँ पर तायांग माउंटेन के मार्शल सेंट पहुँचते हैं और जिन कियांग से कहते हैं, क्या तुम मेरे तायांग माउंटेन को ज्वाइन करना चाहोगे। इस पर हमें दिखाते हैं कि कियांग भी तायांग माउंटेन को ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाता है, जिस पर वह मार्शल सेंट उसे अपने साथ लेकर के चले जाते हैं। हालांकि अभी तक कोई मार्शल सेंट चेंजिंग को ज्वाइन करने के लिए नहीं कहता है, इसलिए डिसाइपल्स हैरान होकर के कहते हैं, आखिर में ट्रायल में टॉप करने वाले डिसाइपल को कोई चुनना क्यों नहीं चाहता है। मगर तभी हम देखते हैं कि किसी के कोई जवाब देने से पहले ही यहाँ पर टाइची पीक के मार्शल सेंट गो किंगमिंग पहुँचते हैं और चेंजिंग से कहते हैं, क्या तुम मेरे पीक को ज्वाइन करना चाहोगे, जिसके बाद मैं तुम्हें अपना डायरेक्ट डिसाइपल भी बनाऊंगा। हालांकि यह सुन करके चेंजिंग कोई जवाब देता उससे पहले ही यहाँ पर एक और मार्शल सेंट आते हैं और बताते हैं कि मैं टाइजी माउंटेन पीक का लीडर हूँ, इसलिए क्या तुम मेरे किंग डायनेस्टी के डायरेक्ट डिसाइपल बनना चाहोगे। यह सुनते ही हम देखते हैं कि यहाँ के सारे डिसाइपल्स हैरान हो जाते हैं और बात करने लगते हैं कि टॉप डिसाइपल की पोजीशन तो सच में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, क्योंकि अभी तक कोई मार्शल सेंट ही डिसाइपल्स को चुन रहे थे, मगर चेंजिंग को चुनने के लिए यहाँ पर 2 होली मास्टर्स खुद चले आए हैं। इधर चेंजिंग यहाँ पर 2 पावरफुल होली मास्टर्स के प्रेजेंस को सेंस करके सोचता है, मुझे बहुत ज़्यादा लालची होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि बेवजह ही मैं किसी को ऑफेंड कर दूँ। यह सोचने के बाद जैसे ही चेंजिंग इन दोनों लोगों में से किसी एक को चुनने के बारे में सोचता है, अचानक से माउंट टाइजुआन के मेन पीक से वहाँ के होली मास्टर टेलीपैथी से सभी को बताते हैं, मैं इस लड़के को अपना पर्सनल डिसाइपल बना करके उसे 6 पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन सिखाना चाहता हूँ, इसलिए मुझे उम्मीद है कि दोनों होली मास्टर्स उसे मजबूर नहीं करेंगे। इधर 6 पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन का नाम सुन करके चेंजिंग हैरान हो जाता है। वहीं अब वे दोनों होली मास्टर्स भी कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन मेन पीक के होली मास्टर कहते हैं, एल्डर सीकॉन्ग तुम टाइजुआन माउंटेन के होली लॉर्ड हो, इसलिए तुम चेंजिंग को मेरे डायरेक्ट डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट करके ले आओ। यह सुन करके उन दोनों होली मास्टर्स में से एक कहने लगते हैं, अगर हमारे लीडर यहाँ पर डिसाइपल चुनना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से हम यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे। वहीं गू किंगमिंग भी कहता है, लीडर आपको एक नया डिसाइपल चुनने के लिए मैं बधाई देता हूँ। यह कहने के साथ में ही ये दोनों होली मास्टर्स यहाँ से चले जाते हैं, जिस पर चेंजिंग खुशी से सोचने लगता है, 6 पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन माउंट टाइजुआन के सुप्रीम सीक्रेट होने के साथ में सबसे पावरफुल टेक्निक भी है। वहीं जहाँ तक मुझे पता है, मेरे पास की सीक्रेट डिवाइन आर्ट स्क्रॉल एंशिएंट स्टार गॉड पैलेस की सबसे पावरफुल टेक्निक और स्टार पीस पैलेस की मिड हेवन स्टार टेक्निक 3 मेजर गॉड लेवल टेक्निक्स के रूप में जानी जाती हैं। इसलिए अगर मैं उनमें से 2 को सीख लेता हूँ तो इसका मतलब है कि मेरा लक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि एल्डर सीकॉन्ग चेंजिंग को लेकर के सीधा माउंट टाइजुआन के मेन पीक के लीडर के पास पहुंचते हैं। हालांकि हमें इस लीडर का नाम नहीं बताते हैं, इसलिए मैं इस लीडर को ग्रैंड मास्टर के नाम से बुलाऊंगा। वहीं हमें दिखाते हैं कि ग्रैंड मास्टर को देख करके चेंजिंग सोच रहा होता है कि मैं इनकी पावर का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता हूँ, इसलिए मैं सीक्रेट डिवाइन आर्ट स्क्रॉल के बारे में अभी के लिए कुछ नहीं बताऊंगा। यह कहने के बाद चेंजिंग रिस्पेक्ट देते हुए कहता है, ग्रैंड मास्टर मैं यहाँ पर आपको रिपोर्ट करने आया हूँ। यह सुन करके ग्रैंड मास्टर कहते हैं, तुम मुझे टीचर बुला सकते हो। तब चेंजिंग उन्हें टीचर की तरह रिस्पेक्ट देता है। यह देख करके अब ग्रैंड मास्टर उसे बताने लगते हैं कि आज जहाँ तुम मुझे देख रहे हो मैं भी वहाँ पर धीरे धीरे करके आया हूँ, वहीं तुम्हारा टैलेंट मुझसे भी ज़्यादा अच्छा है। यह कहने के साथ में ही हम देखते हैं कि ग्रैंड मास्टर हल्के से स्पिरिचुअल पावर के साथ में चेंजिंग के कंधे के ऊपर हाथ रखते हैं। तब चेंजिंग तुरंत समझ जाता है कि भले ही टीचर बहुत कम पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि वह मुझे टेस्ट करना चाहते हैं। यह समझने के बाद में चेंजिंग ग्रैंड मास्टर से कहता है, मैंने थोड़ा बहुत एडवेंचर करके एक्सपीरियंस लिया है, नहीं तो ट्रायल में अच्छा परफॉर्म करना मेरे लिए मुश्किल हो जाता। और रही बात टाइम टैलेंट की, तो मुझे आइडिया नहीं है कि आखिर में वहाँ पर क्या हुआ है। यह सुन करके ग्रैंड मास्टर बताने लगते हैं, टाइम टैलेंट के परफॉर्मेंस को देखते हुए तुम्हारे लिए मार्शल सेंट लेवल को हासिल करना आसान है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम फ्यूचर में हार्डवर्क करना नहीं छोड़ोगे।
इस पर चेंजिंग पूरे रिस्पेक्ट के साथ में कहता है, टीचर मैं आपको निराश नहीं करूंगा। तब ग्रैंड मास्टर कहते हैं, ठीक है, इसलिए मैं तुम्हें प्रैक्टिस करने के लिए मैं तुम्हें टाइजुआन डिवाइन चैप्टर सिखाने जा रहा हूँ, जिसके बाद तुम गॉड ऑफ फॉर्चून टावर में जा करके प्रैक्टिस कर सकते हो। वहीं मुझे उम्मीद है कि वहाँ पर प्रैक्टिस करने के बाद में तुम जल्दी ही स्टार बॉडी रिल्म के लेवल 7 को क्रॉस कर जाओगे, जिसके बाद मैं तुम्हारे स्टार सोल रिल्म में ब्रेक थ्रू करने पर तुम्हें खुद 6 पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन सिखाना स्टार्ट कर दूंगा। यह कहने के साथ में ही हम देखते हैं कि ग्रैंड मास्टर अपने स्पिरिचुअल पावर से या चेंजिंग के सबकॉन्शियस माइंड में प्रैक्टिस टेक्निक को डाल देते हैं, जिस पर चेंजिंग तुरंत उन्हें थैंक्स भी कहता है। तब यह देख करके ग्रैंड मास्टर एल्डर सीकॉन्ग से कहते हैं, तुम चेंजिंग को पहले फॉर्चून गॉड टावर में ले जाओ, जिसके बाद जब वह ब्रेक थ्रू कर लेगा तब तुम उसे फिर से मेरे पास ले आना। इसी के साथ हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि एल्डर सीकॉन्ग चेंजिंग को फॉर्चून गॉड टावर के पास ले जाते हुए उसे बताते हैं, फॉर्चून गॉड टावर का इस्तेमाल इनर डिसाइपल से ही कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ग्रैंड मास्टर तुम्हें वहाँ पर डायरेक्ट तरीके से भेजना चाहते हैं, जिसका मतलब है कि उनके लिए तुम्हारा टैलेंट बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। यह सुनकर के चेंजिंग पूछता है, क्या फॉर्चून गॉड टावर में प्रैक्टिस करना इतना इंपॉर्टेंट है? इस पर एल्डर सीकॉन्ग बताते हैं कि एक्चुअल में वह युनसेन पैगोडा है, जिसके अंदर एक्चुअल गॉड की सोल है। वहीं माउंट टाइजुआन के हर एक पीक पर एक फॉर्चून गॉड टावर है, लेकिन फिर भी फॉर्चून गॉड टावर के रिसोर्सेज बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड हैं, जिस वजह से एक टाइम पर केवल एक इंसान ही उसके अंदर प्रैक्टिस कर सकता है। और यही कारण है कि इनर डिसाइपल्स को भी उसके अंदर प्रैक्टिस करने के लिए काफ़ी लंबी लाइन में इंतजार करना पड़ता है। यह जान करके चेंजिंग कहता है, ठीक है मैं समझ गया, लेकिन एल्डर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अगर मैं फॉर्चून गॉड टावर में भी प्रैक्टिस करता हूँ तो मुझे स्टार बॉडी रिल्म के लेवल 7 पर पहुँचने में कितना टाइम लगेगा? तब एल्डर सीकॉन्ग बताते हैं कि यह टाइम हर एक इंसान के लिए अलग होता है, क्योंकि नॉर्मल इनर डिसाइपल्स के लिए कम से कम 8 से 9 महीने का टाइम लग जाता है, लेकिन अगर हम किसी मार्शल सेंट के डायरेक्ट डिसाइपल की बात करें तो उन्हें 3 से 4 महीने का टाइम, लेकिन फिर भी तुम ग्रैंड मास्टर के डायरेक्ट डिसाइपल हो, इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम 3 महीनों के अंदर ही ब्रेक थ्रू कर लोगे। वहीं मैं इन सारी चीज़ों के अलावा तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे सीनियर ब्रदर लू कियान ने केवल 2.5 महीने के अंदर ही ब्रेक थ्रू कर लिया था। इधर चेंजिंग सीनियर लू कियान का नाम सुन करके पूछता है, आखिर में यह सीनियर कौन है? तब एल्डर सीकॉन्ग बताते हैं कि तुम्हारे सीनियर लू कियान का टैलेंट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जिस वजह से ग्रैंड मास्टर ने उन्हें 30 साल पहले अपना डिसाइपल चुना था। यह सुन करके चेंजिंग पूछता है, अगर ऐसी बात है तो मैंने सीनियर लू कियान के बारे में कभी सुना क्यों नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो ऑलरेडी मार्शल सेंट ड्रिल में ब्रेक थ्रू कर चुके हैं? तब एल्डर सीकॉन्ग बताते हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है, मार्शल सेंट ड्रिल में ब्रेक थ्रू करना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है वह पिछले 10 सालों से स्टार सोल रिल्म के लेवल 5 को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। यह जान करके चेंजिंग कहता है, इसका मतलब है कि मार्शल सेंट बनना सच में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, पर कोई बात नहीं, मुझे डिफ़िकल्ट काम करना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। यह सुन करके एल्डर सीकॉन्ग थोड़ा बहुत निराश होते हुए कहते हैं, तुम्हारा सीनियर लू कियान अपने टैलेंट के हिसाब से आज नहीं तो कल ब्रेक थ्रू कर लेगा, लेकिन ऐसा लगता है कि मेरे लिए ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। तब चेंजिंग एल्डर सीकॉन्ग से कहने लगता है, आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि आप अपनी कल्टीवेशन के हिसाब से कम 200 साल तक जिंदा रहेंगे, जिसका मतलब है कि आपके पास ब्रेक थ्रू करने का काफ़ी अच्छा खासा टाइम है। इस पर एल्डर सीकॉन्ग थोड़ी सी राहत की सांस लेते हुए कहते हैं, तुम काफ़ी अच्छे इंसान हो, पर मुझे लगता है कि मुझे पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं। यह कहने के साथ में ये लोग फॉर्चून गॉड टावर के पास पहुँच जाते हैं, और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड यहीं पर एंड होता है। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपने लास्ट पार्ट ना देखा हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं।